आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। अब इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि इंडिया के अंदर एक स्कीम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में लैंड की ऑनरशिप किस किस के पास होती है अगर लैंड रिकॉर्ड्स को हम लोग डिजिटलाइज कर देंगे। पहले अगर आप लोगों को अपना प्रॉपर्टी का कोई काम करवाना होता तो आप जाओगे अगर तहसीलदार वगैरह के पास, जो होते हैं उनके पास सारा रिकॉर्ड्स होता है, वो सब कागज़ में होता था, बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, रेड कलर का उसका कवर होता था, वो सब पेपर पे लिखा होता था। बट चीज़ें बदल रही हैं, 21st सेंचुरी में हम लोग हैं और टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, हम लोग अब उन लैंड रिकॉर्ड्स को भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर के कि खास करके रूरल एरिया के अंदर अगर हम लोग लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होंगे, क्या चैलेंजेस हमको फेस करने होते हैं, अभी तक कितना किया जा चुका है, तो उन सब के बारे में जानेंगे। और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए ना गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना उनको कुछ लोकल सर्वर्स वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत है ताकि उनके जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सके। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं करंट स्टेटस में तो अभी तक 94% जो विलेजेस है ना उनके लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। 29 स्टेट्स ऐसे हैं उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स को वेब के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। अभी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे। एंड अभी तक जो लैंड रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन था ना उसमें 75% का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में किया जा चुका है। 70.4% जो कैडेस्ट्रल मैप्स वगैरह होते हैं इनको डिजिटलाइज किया गया है। कैडेस्ट्रल मैप्स के बारे में बताया गया है कि ये रियल एस्टेट बाउंड्रीज को बताते हैं। टेक्सुअल और स्पेशियल डेटा का इंटीग्रेशन 60.67% लोकेशंस पर किया जा चुका है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जो इस पूरे के पूरे जो डेटा दिया है ना इसमें आपको मेंस में क्या क्या नोट डाउन करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए वो कि एज पर दिस स्कीम अभी तक 94% के आसपास जो विलेजेस है ना इनको डिजिटलाइज किया जा चुका है। ये बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ना इनको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम स्कीम की बात करते हैं, ये स्कीम थोड़ी सी पुरानी है, 2016 में ही इसको लॉन्च किया गया था। वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जब हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करते हैं तो इसका 100% जो फंडिंग होती है ना वो सारी की सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लगाती है। 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी कि जो भी लैंड का रिकॉर्ड होगा उसको पूरा का पूरा कंप्यूटराइज करेंगे, यानी कि स्कैन करेंगे, कुछ जगह पर टाइप करना होगा टाइप करेंगे, उसकी फाइल्स बनेगी, इमेज फाइल्स बनेगी, PDF बनेगी, एक्सेल शीट्स बनेंगी, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। सर्वे करना, कुछ ऐसी लोकेशंस होती है जिनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपरली चीज़ें नहीं मेंशन होती तो उनका जाकर सर्वे करना, अगर रिक्वायर्ड है तो दोबारा से सर्वे करना। फिर रजिस्ट्रेशन, किस किस के नाम पर कौन सी ज़मीन है, किसकी इनहेरिटेंस में है, वो नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होगी, उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है क्या, फैमिली मेम्बर्स का, किन्स का, उन सब का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो इस स्कीम के अंदर ये 3 चीज़ें की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरा का पूरा कंट्री के अंदर जो लैंड रिसोर्सेज है ना उसका एक अपडेटेड डेटा होना चाहिए हमारे पास। वी नीड टू नो कि अगर किसी के बारे में पता करना हो तो हमको जाके ऑफिस जाके उसकी फाइल को पूरा खोजना ना पड़े। गवर्नमेंट को जहाँ पता करना होगा डिजिटली उसको स्कैन करके उसके बारे में सर्च करके दे कैन ईजिली गेट टू नो। और ऑटोमेटिक म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटेड कर देना है। अब इसमें चीज़ ये कि आप अपनी फैमिली में जिनके भी नाम पर ज़मीन होती है, किसी के पेरेंट्स के नाम पे होती है, किसी की मम्मी के नाम पे, किसी के पापा के नाम पर, तो नेक्स्ट जो जनरेशन है उनके नाम डिटेल्स मेंशन हो ताकि वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर आगे शिफ्ट हो जाए। बट अगर कोई चेंज करवाना चाहे कि नहीं मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो मेरे बच्चों के नाम पर ना जाकर कहीं और जानी चाहिए, देन दे कैन गेट इट मेंशन देयर। उसके बाद टेक्सुअल और स्पेशियल रिकॉर्ड वगैरह को कंप्लीट करना है, इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड, रिवेन्यू रजिस्ट्रेशन में। अच्छा, टेक्सुअल क्या है, स्पेशल क्या है, इन सब में जाने की जरूरत नहीं है आपको इतना डीप में। जैसे यहाँ पर डेटा दिया था ना 60.67% का, ये डेटा है लेकिन ये तब जरूरी है आपके लिए जब आप एक्चुअली वहाँ पे काम कर रहे हो। अभी आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक में चीज़ें समझनी पड़ेंगी। स्पेशल वगैरह के अंदर तो लोकेशन वाली चीज़ें होती हैं, टेक्सचुअल के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट का मैप वगैरह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज़ लाइक आप एग्जैक्टली वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। इस पूरे में आपको एक जो डेटा रिकॉर्ड करना, जैसे प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री कौन सी है, कब आई थी ये स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या नहीं है,
और कितने परसेंटेज कर सके, ये वाला कंटेंट आपको मेंस एग्जाम में यूज़ करना होगा। एक ही जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ये इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए। अब जरा इसकी लैंड ओनरशिप को इंडिया में कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बारे में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को देख लेते हैं। जब हम बात करें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, राइट मतलब अधिकार, हक यहाँ पर, तो जो ज़मीन है ना उसका लैंड होल्डर कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका नंबर, कितना एरिया वगैरह, साइज़ कितना है प्लॉट का, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है यानी कि उसके ऊपर फसल वगैरह उगाई जाती है तो उससे कितना रेवेन्यू आता है, ये सारा का सारा डेटा उसके अंदर होगा। रजिस्टर्ड सेल डीड टू प्रूव जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेची गई थी। मतलब इस प्रॉपर्टी, एक तो होती प्रॉपर्टी जो फैमिली वाली चल रही होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, कुछ होती कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो बिकती रहती हैं। तो ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी उसका भी रिकॉर्ड चाहिए, अभी किसके पास है उसका भी रिकॉर्ड चाहिए। सर्वे डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी की बाउंड्री कितनी, बाउंड्री की बियॉन्ड कौन सा एरिया है। हो सकता है कि भाई आपने एक एग्रीकल्चर लैंड लिया हो और एग्रीकल्चर लैंड के साइड में एक स्कूल है, तो पता होना चाहिए ना उसके बारे में भी। फिर प्रॉपर्टी के टैक्स की रिसीट्स वगैरह, ये सब चीज़ें इंडिया में कलेक्ट की जाती है लैंड को लेकर। अगर हम लोग अपने लैंड्स के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर देंगे तो रूरल एरिया के अंदर हम लोग क्रेडिट की डिलीवरी, देखो लैंड के बेसिस के ऊपर ना लोगों को लोन मिलता है, खास करके जो रूरल एरियाज में होते हैं, तब उनके पास हमें रिकॉर्ड होगा, वो बैंक में आसानी से बता सकते हैं कि मेरे पास ये ज़मीन इतनी है, तो बैंक उनको क्रेडिट ईजिली दे देगा। एमएसएमई सेक्टर में ये बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लिटिगेशन, लोगों के पास ना ज़मीन को लेकर के बहुत सारे मामले फंसे रहते हैं, बहुत सारे मामले। अगर आपको पता हो हमारा जो 1951 के अंदर जो सबसे पहला अमेंडमेंट था जहाँ पे हम लोगों ने 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, वो 9th शेड्यूल को ऐड करने का एक्चुअली मुद्दा यही था कि इंडिपेंडेंस के बाद जब ज़मीनों को बांटा जा रहा था ना तो लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जमींदार वगैरह को लेकर, तो उन्होंने इतने सारे लिटिगेशंस लगा दिए थे ना, सारे के सारे केस वगैरह लगा रही थी। तो अब जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, डिजिटलाइज हो जाएंगी ना, तो ये सारे के सारे जो केसेस होंगे ना कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, अगर लैंड को एक्वायर करना होगा, किसी को रिहेबिलिटेट करना होगा, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होंगे ना ये पहले के मुकाबले अभी आसान हो जाएंगे। फिर रिवेन्यू जनरेशन करना हो, अगर लोकल एरिया से हमको रिवेन्यू जनरेट करना है, भाई प्रॉपर्टी की टैक्स बिलिंग होती है, उसमें टैक्स बिलिंग कलेक्शन होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो सरकार टैक्स लेती है ना तो लोग अपनी प्रॉपर्टी के साइज़ वगैरह में ना कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते हैं, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। बट जब सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही डिजिटलाइज हो जाएंगे तो वो कितनी चीटिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का टैक्स देने से बचते थे ना, अब वो चीज़ बच नहीं सकती, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होगा। फिर पॉलिसी बनाने में आसानी होगी, गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, भाई कोई ब्रिज निकालना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो दे नीड टू नो कि पॉलिसी बनानी है। कल को इस एरिया में इतना कंस्ट्रक्शन हम अलाउ करेंगे, भाई इतने बड़े एरिया के अंदर हम लोग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस अलाउ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पब्लिक को बेचनी नहीं बेचनी है, लोगों गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत सारी फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जाती हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस भी हो रही होती हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट मंथ वाली में कवर भी किया था पूरा का पूरा, बेनामी ट्रांजैक्शन का। अब काला धन होता है, डीमोनेटाइजेशन वाला, ये टॉपिक भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो होता क्या है ना, लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते हैं, ज़मीन वगैरह जब परचेज करते हैं ना तो वो अपने नाम पर नहीं लेते हैं, अपने किसी रिश्तेदार वगैरह के नाम पर ले लेते हैं, या फिर कभी कभी ना ट्रांजैक्शन में नाम भी नहीं होते मेंशन। इसको लेकर के हमारे पास एक एक्ट भी है पूरा का पूरा। इस तरह की चीज़ों को बचाया लिया जाएगा। सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स अब डिजिटलाइज हो जाएंगे। फिर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स वगैरह को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट ना क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर के और एग्रीकल्चर सब्सिडी देती है, तो किस बेसिस पर देती हैं वो, या आपके पास कितनी ज़मीन है। नाउ बेस्ड ऑन दैट लैंड रिकॉर्ड इन लोगों को अपनी गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिट्स होते हैं वो लेना आसान हो जाता है। अब ये चीज़ें और भी बेहतर हो जाएंगी। फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर ना बहुत सारा मैनुअल वर्क होता था, है ना, प्रोसेसिंग टाइम जो था वो ज़्यादा लगता था, एंड डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी, अब कोई छुपा नहीं सकता। पहले तो क्या होता था कि पूरा का पूरा रजिस्टर बनता था, उसमें पेन से लिखना होता था, उसमें लाइन्स ड्रॉ करो, मैप वगैरह ड्रॉ करो। ये बीच में ना बार बार कोई एरर आ रहा है, सॉरी फॉर दिस थिंग, ये आएगा शायद इस बार वीडियो में, ये PDF एडिटर में ही है। तो अब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इंडिया में अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए थे इस तरह की डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका नाम है NGDRS, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें 14 डिजिट्स का एक यूनिक नंबर होता है हर एक प्लॉट के लिए। एक भू नक्शा, भू मतलब बोलते हैं अर्थ को, नक्शा मतलब मैप होता है। एंड एक स्वामित्व स्कीम के बारे में तो हमको पता है, हम लोग ये कवर कर चुके हैं। इसमें प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह बनते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से ना पूरे एरिया को सर्वे किया जाता है। फिर एक इनिशिएटिव था कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं ना वो सारे के सारे जो 12 लैंग्वेजेस है ना, 12 कह रहा हूँ सॉरी 22 लैंग्वेजेस हैं, ये हमारे 8th शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो सारी की सारी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें अवेलेबल होते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी का इस पर्सन के पास राइट वगैरह इस तरीके से। स्टेट लेवल के ऊपर जो भूमि एक प्रोजेक्ट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फंड किया जा रहा है। ये कर्नाटका का, तेलंगाना का एक धरानी प्रोजेक्ट भी है। अब देखो ये जो स्टेट प्रोजेक्ट्स है ना, ये सबके लिए
आप चाहो तो अगर आप तेलंगाना के हो, आप कर्नाटक के रहने वाले हो, तो आपके स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप उन स्टेट के नहीं भी हो तो मेंस आंसर राइटिंग में एक एग्जाम्पल देना होता है ना, तो वहाँ के लिए आप ये अच्छे से याद कर सकते हो। अब हमको ये देखना है कि ये प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली, हमने इसके रिसेंट के इनिशिएटिव्स भी देख लिए, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। 94% किया गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना 2014 से स्टार्ट किया था, उससे पहले भी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही थी, बट अब इंटरनेट ज़्यादा हो गया है, पेनिट्रेट कर गया है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिजिटलाइज नाउ। आजकल तो लाइसेंस वगैरह हो गया आपका, गाड़ी का आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका आधार कार्ड, आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, आपका पैन कार्ड एंड सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी डिजी लॉकर ऐप में आ जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड चीज़ें हैं। तो उसमें आपको कल को ट्रैफिक के ऊपर आपका लाइसेंस मांगते हैं, आप डिजी लॉकर ऐप से दिखा सकते हो वो। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ना, ये बार बार आएगा थोड़ा सा ही, बट आई ट्राई कि इस टॉपिक से अगले टॉपिक में ना आए, कुछ करना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट में तभी रिकॉर्ड करूँगा। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही हैं आज के डेट में, वो कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक तो लीगेसी के इश्यूज़ हैं, ऑलराइट। पुराने डॉक्यूमेंट्स हमको ये चेक करना है भाई किसके नाम पर ये ज़मीन थे, किसके पिताजी थे, किसके दादाजी थे, उसके किसके परदादा थे, किसके पड़ोसी, किसके क्या थे। ये सारे के सारी चीज़ें ना गाँव के अंदर जाके करना बहुत बड़ा हेडेक होता है। लोग पुरानी ज़मीनों, पुराने रिकॉर्ड्स को गायब कर देते हैं और फिर उसको अपना हक जताने लग जाते हैं। डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ना, उसमें रॉन्ग एंट्री कर दी जाती है, उसमें इन्फॉर्मेशन को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पुटअप नहीं किया जाता। पुराने डेटा के अंदर जो पेपर के रिकॉर्ड्स थे उनमें मिसमैच होना स्टार्ट हो जाता है ना, इसके कारण नए लीगल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। हम लोगों ने जब यहाँ बात की थी, हमने कहा था कि लिटिगेशन को रिड्यूस करेंगे, बट चैलेंज ये होगा कि अगर पुरानी चीज़ें मिसमैच कर जाएंगी ना, तो लीगल डिस्प्यूट और इंक्रीज हो जाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, अब भाई एक गांव के अंदर सारा काम करने में बहुत समय लग जाएगा, इतना बड़ा तो एडमिनिस्ट्रेशन होता भी नहीं है, तो उनके पास इतनी टेक्निकल स्किल्स भी नहीं है और इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि इतने लोग जाकर के इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो टाइम तो लगेगा। फिर ये जो टॉपिक है ना पूरा का पूरा, ये स्टेट जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। अब इस स्टेट जुरिसडिक्शन में क्या होता है ना, एवरी स्टेट दे यूज देयर डिफरेंट स्टैंडर्ड डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। नाउ सपोज कर्नाटका इज यूजिंग वन पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स इस फॉर्मेट में रखेंगे। तेलंगाना इज यूजिंग सम डिफरेंट फॉर्मेट, असम इज यूजिंग समथिंग डिफरेंट, राजस्थान इज यूजिंग समथिंग डिफरेंट। नाउ दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, एक हेडेक हो जाता है। मल्टीपल एजेंसीज हैं, नोडल एजेंसीज यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, रेवेन्यू करने वाले, सर्वे करने वाले, रजिस्ट्रेशन करने वाले, इनका आपस का तालमेल, कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा। डिजिटल गैप आ जाता है, पुअर और वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं ना, उनको नहीं पता कि चीज़ों को डिजिटलाइज तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। देयर आर स्टिल पीपल जो वो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्विच टू स्क्रीन वाला फ़ोन, स्क्रीन टच वाला फ़ोन। फिर साइबर अटैक का डर है, सिंस एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटलाइज, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर सी बात है सबकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड्स होगा, गवर्नमेंट के पास सेव रहेगा, सर्वर सिक्योर है या नहीं है। किसी ने साइबर अटैक कर दिया, किसी ने रैंसम वगैरह मांगना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन देखना, लैंड ऑनर कौन था ना, उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह करना, कितनी कॉस्ट ऑफ लैंड है, उसकी ऑनरशिप है या नहीं है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में अपने आप में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है किसी के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को ही मैनिपुलेट कर दिया जाए। भाई हो सकता है ना, करप्शन तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, करप्शन तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, ना होगा कभी, कम हो जाएगा, कम हो भी रहा है, बट एंड नहीं हो सकता ना, इट्स डिफिकल्ट। दो हमारा एम तो यही होना चाहिए कि उसको एंड करना है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और क्या इशू हो सकते हैं, जेंडर इंक्लूसिविटी के लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में, लैंड के कन्फ्लिक्ट्स अभी भी इंपैक्ट होते हैं, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट की चाहिए, डेटा सर्वर चाहिए, ये जो बेसिक बेसिक हमारे इशूज़ होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एनरोल्ड है तो उनको स्किलफुल बनाया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए। अब रिसेंटली क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस टॉपिक पर। मैं कल ही किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, हम लोग एक मंदिर में गए थे, वहाँ पर हमको पार्किंग करनी थी, तो क्लोज टू द पेट्रोल पंप, उसके आप लोगों को पता होगा ना, पेट्रोल पंप के पास एक पॉल्यूशन वाला वो सेंटर होता है जहाँ पर पॉल्यूशन बनाते हैं गाड़ियों के। अब वो रात के 9 बजे की बात है, रात को 9 बजे कोई पॉल्यूशन बनवाने नहीं आता, ठीक है, कोई रात को उसके पास चेक करवाने नहीं आएगा पॉल्यूशन। उस पर्सन ने हमको गाड़ी पार्क नहीं करने दी, हमने कहा भैया हमको बस 2 मिनट के लिए मंदिर में जाना है। अब ये प्रॉब्लम पता है क्या, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये जो पर्सन था ना, उसने कहा कि भैया यहाँ पे मत पार्क करो, आप थोड़ा दूर चले जाओ, 300 मीटर आगे चले जाओ, वहाँ पार्क कर देना। तो हमें ये था कि ये दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आप कॉर्पोरेट में देखोगे ना, वो अकोमोडेट बहुत करते हैं। आप किसी होटल में जाओगे ना 5 स्टार के अंदर, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिमांड करोगे ना अपने होटल के रूम से कि मुझे ये चाहिए, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, बिकॉज दे वांट कि कस्टमर को पूरा कंफर्ट मिलना चाहिए। देखो जाहिर सी बात है, वहाँ पैसा आप ज़्यादा दे रहे होते हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट चीज़, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। तो मैंने कल ये चीज़ अपने दोस्त के साथ डिस्कस की थी कि यार हम लोगों को कंट्री में अगर कल को ट्रेनिंग करनी पड़े ना, एवरीवन नीड टू गो थ्रू दिस फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोसेसेस। इवन वो पर्सन, उसका जो जॉब है वो बहुत छोटे लेवल की जॉब है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। बट वी नीड टू मेक श्योर कि ऐसे लोगों को ये ट्रेनिंग मिलनी ज़रूरी है। सेम चीज़ आप सोच के देखो, जब प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर वो लोग कितना कंट्रीब्यूट करेंगे।
है ना, और कॉपरेशन कितना कर पाएंगे। तो फॉर देम इट्स लाइक कि हमारा डेली का काम है भाई, तुम्हारे आए तुमको एक मुद्दा सुलझाना सुलझाओ, नहीं सुलझाना मत चले जाओ, अगले बंदे को आने दो लाइन में। इसी चीज़ की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इसी चीज़ की स्किल इंप्रूव करनी है उन लोगों की कि पब्लिक को कॉपरेशन के साथ डील किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, यहाँ तो छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, बट दिस इज एग्जैक्टली जिसके साथ आपको डील करना होगा। फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेटा रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। तो भाई अब जाहिर सी बात है, लोगों के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं, किस सिस्टम में सिक्योर करोगे, साइबर अटैक हो गया तो कैसे करोगे, तो एक बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। सर्वे वगैरह किया जाए, लैंड्स की मैपिंग की जाए नई टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स का, सैटेलाइट वगैरह का इस्तेमाल करना। कैपेसिटी जो स्टेट्स की कैपेसिटी है, हम लोगों ने बात की थी ना कि जो पूरा का पूरा लैंड का कॉन्सेप्ट है, इसका जुरिस्डिक्शन स्टेट्स के पास है, तो स्टैंडर्डाइजेशन अलग अलग है हर स्टेट की, उसको कैसे हम लोग एक हार्मनी में लेके आएंगे, सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे। तो डेडिकेटेड डेटा सेंटर हो, हाई स्पीड प्रोसेसर हो, इनसे मदद मिल जाएगी। सारा का सारा टेक्सचुअल डेटा जो है उसको और अपडेट करना पड़ेगा पहले, यानी कि उसमें नए टाइटल्स, भाई अब ज़मीन किसके नाम पर है ना, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, सारा डेटा पहले टेक्स्ट में जो पेपर पे बना हुआ था ना, अब पेपर पे ना मैप में सब एक तो लिस्ट लगी होती है टेक्स्ट वाले में कि भाई ये ज़मीन है, इसका ये इतना एरिया है, ये इसका ऑनर है और ये इसका किन है, नेक्स्ट इसकी ज़मीन इसके नाम पर जाने की है अभी तक। तो एक होता है पूरा का पूरा मैप बना होता है कि भाई ये एरिया है, इसमें ये इतना मैप है, ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे है, ऑलराइट, ये मैप बना होता है, ये इस पर्सन का नाम होगा, इसका एरिया लिखा होता है इस तरीके से, ये इसका ऑनर है, ये इसका नंबर है। दोनों ही तरह के मैप को पहले तो पेपर पे अपडेट किया जाए, उसके बाद उसको डिजिटलाइज किया जाए। फिर अवेयरनेस जनरेशन के प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, लोगों को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाना डिफरेंट स्टेट्स में, ताकि अपडेट करना इनको और भी आसान हो जाए। तो ये टॉपिक है, इसमें मुद्दा समझने वाला है। मेंस में दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के लिए आपको छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री है, स्कीम का नाम क्या है, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है, कब आई थी ये स्कीम, एक दो ऑब्जेक्टिव्स भी आप ध्यान रख सकते हैं। एंड इसमें वो कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये तो आई थिंक मेंस में लिखने लायक ज़्यादा है, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भू नक्शा जो है वो, भू नक्शा अपने आप में वैसे हिंदी का वर्ड है, पूछ भी सकते हैं। भू मतलब लैंड, भूमि, और नक्शा इस मैप होता है। बाकी तो अपने जनरल पॉइंट्स होते हैं, ये आप किसी भी टॉपिक का याद करोगे तो कॉमन ही रहते हैं, यू कैन ईजिली मेंशन देम। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको, कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है, प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली, हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं, तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है,
एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप से जो आपको इजीली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, उन सब के नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें मनरेगा का भी पार्ट है। सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से एग्जाम, ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म की, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा। उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं, इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें दो चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अम्बेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था, प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था,
वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंड बुकलेट पर ही मिलेंगे और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंड बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। पॉलिटी इन गवर्नेंस का हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, इसे सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही इस्तेमाल करना है। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सेफगार्ड्स क्या हैं, क्या इश्यूज़ हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, कुछ लॉज जो प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, अभी तो कहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल करना है, इसके अलावा भी प्रीवियसली भी बहुत सारे इंस्टांसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ कमेंट किया था, और वे फॉरवर्ड आगे हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलिटी में ये 2 ही टॉपिक हैं, इसके बाद फिर न्यूज़ इन शॉर्ट है हमारा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, देखो प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर देना। जब एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है, यानी कि आपको ऐसा चिंता का कोई विषय होता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन फ्यूचर में एक थ्रेट बन सकता है किसी तरीके का, तो उस पर्सन को कस्टडी में ले लिया जाता है और उसका फिर एक ट्रायल चलता है, उसका मुकदमा चलता है। हमारे पास ऐसे व्यक्ति के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अंदर ले लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया। अब इस पर्सन को लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लेकिन मे बी पुलिस वगैरह को कोई गलतफहमी हुई है या फिर उन्होंने कुछ जानबूझकर किया है। ये पर्सन ए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 22। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जानने की, ये जो प्रोटेक्शंस है ना, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती जो आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 में आते हैं। अभी 22 के कौन से क्लॉज हैं, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को इसमें प्रोटेक्शन मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई होगा, आर्टिकल 22 हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आते हैं। 22 का क्लोज 1 है। अब मैं ये पूरा लाइन टू लाइन पढ़ूंगा क्योंकि संविधान की इन चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़ना होता है और आपको भी एक बार तो पढ़ना ही होगा। नो पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपने उसको जब हिरासत में लिया, आपको उसको कारण बताना पड़ेगा कि मैंने इस कारण से तुम्हें हिरासत में लिया है, उसके बिना आप उनको डिटेन नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। द मोमेंट आपने उनको अरेस्ट किया, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। 24 आवर्स के बियॉन्ड अगर आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया तो आप उसे डिटेन नहीं कर सकते। 22 को क्लॉज 3 था, उन्होंने कहा कि अब जो 2 क्लॉजेज है ना, ये कुछ सिचुएशन में अप्लाई नहीं होंगे। कब? जब इन द डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो लॉज हैं, कौन से लॉ हैं? एक तो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है, एक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का है, फॉरेन एक्सचेंज का है, और ये टाडा और पोटा ये तो खैर अब रिपील हो चुके हैं। बट अगर किसी कानून के तहत आपको डिटेन किया गया है ना, तब आप इसमें प्रिवेंशन नहीं ले सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते यूजिंग दिस आर्टिकल कि भाई मेरे पास तो 22 आर्टिकल है और मेरे को डिटेन किया गया है, गलत है, नहीं जा सकते क्योंकि आपको किसी लॉ के अंडर डिटेन किया गया है। 22 का क्लॉज 4 बोलता है नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन ए पीरियड ऑफ 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कन्फर्म्स। एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, वो टाइम टू टाइम चेक करता है कि जिसको भी डिटेन किया गया है क्या वो वैलिड रीजन से डिटेन किया गया है। अगर बोर्ड को लगता है कि वैलिड रीजन से डिटेन नहीं था तो उनकी एक डेडलाइन है
3 मंथ्स तक आप डिटेन कर लो, उसके बियॉन्ड आप डिटेन नहीं कर पाओगे। फिर आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 है, उसका भी सब क्लॉज बी है। उन्होंने कहा कि ए पर्सन कैन बी प्रिवेंटिवली डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, अगर पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड करता है मैक्सिमम पीरियड और सर्कमस्टांसेस। उन्होंने कहा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि बोर्ड ने कह दिया हो बेशक से कि 3 महीने तक कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के अप्रूवल के बिना भी आप 3 महीने से ऊपर उसको डिटेन कर सकते हो। कब? जब पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया हो। यानी कि ये जो सारे के सारे प्रिवेंशन प्रोवाइड किए गए ना अंदर आर्टिकल 22, ये सब के सब फेल हो जाएंगे अगर कानून कोई बना हुआ है तो। इसलिए आप लोग देखोगे कि कंट्री के अंदर डिटेंशन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रेगुलरली न्यूज़ में आता रहता है। अगर हम लोग देखते हैं जैसे हमारा CRPC का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, NDPS है 1985 का, UAPA हो गया, इन सब के थ्रू गवर्नमेंट के पास पावर मिल जाती है उनको कि हम किसी को डिटेन कर सकते हैं। NCRB का एक डेटा है, क्राइम्स इन इंडिया का रिपोर्ट का 2021 का। उन्होंने कहा कि 2021 में 1.1 लाख, तकरीबन 1 लाख लोगों को डिटेन किया गया था, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा था 2017 के बाद से। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, इसमें सारे के सारे जो, अब आप कोई क्राइम कर देते हो तो पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है, वो पुलिस के जो सारे प्रोसीजर है ना, जो पूरा मेथड है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो सारे के सारे CRPC में मेंशन्ड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। इनके अकॉर्डिंगली प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अंडर सेक्शन 151 आता है। सेक्शन 151 के अकॉर्डिंगली जो पुलिस है उनके पास पावर होती है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है अगर उनको ऐसा लगता है कि आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करोगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है, अभी ये सब डिटेल में मेंशन होता है CRPC में, लेकिन कि आपको दे कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, आपने ऐसा कोई अगर क्राइम किया होता है तो। अभी छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। कभी कभी हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं अक्सर प्रिवेंटिव डिटेंशन के। एक तो स्टेट की सिक्योरिटी का कोई मामला होता है, उनको लगता है कि यू कैन बी ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस टू इन प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू द स्टेट, या फिर कोई फॉरेन अफेयर्स का कोई मुद्दा होता है, या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का होता है और आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, दे कैन डिटेन यू। फिर कुछ सप्लाईज वगैरह होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज का, डिफेंस का कोई मामला हो सकता है। अब मान लो जैसे एसेंशियल सप्लाई में पानी ही हो गया, आपने कहीं पर पानी का कोई सप्लाई चेन का कोई सिस्टम होगा, आपने उसमें कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया, दे कैन डिटेन यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट यू ट्राइड टू ऑब्स्ट्रक्ट द सप्लाई चेन ऑफ दिस बेसिक एसेंशियल सर्विस। तो ये कुछ कारण होते हैं। एक बेंच ने रेफर किया था 1982 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में। उन्होंने कहा था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, इट इज डिवाइज टू अफोर्ड प्रोटेक्शन टू सोसाइटी। एक तरीके से सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, किन से? जिनके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन मतलब कोई चिंता का कारण है कि ये व्यक्ति किसी तरह का नुकसान कर सकता है। ऑब्जेक्टिव था उस व्यक्ति को पनिश करने का नहीं है, बल्कि उसके वो कुछ गलत करे, उस चीज़ को रोकने का है, उसको प्रिवेंट करने का है कि वो ऐसा गलत करने से रोक दे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है। AK गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, क्योंकि उन्होंने कहा था इसके लिए कुछ एक्सप्लिसिट प्रोविजंस हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 में। फिर शिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का था। अच्छा, ये चीज़ें ना याद मत करना, इतने सारे एक याद कर लेना, ठीक है। या तो ये वाला अच्छा था, दिस वॉज गुड, दिस स्टेटमेंट इज दैट फेवर्स द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर आपको कहीं पर ये मेंशन करना हो ना कि क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में होना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट का ये वाला स्टेटमेंट देना। देन हमारे पास एक और जो था, शिब्बन लाल वाले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोर्ट रूम इजंट इवन अ कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू रियलिटी और इन एनी केस ऑफ द फैक्ट्स विच आर रेफर्ड टू एज ग्राउंड्स ऑफ डिटेनमेंट। अब सोच के देखो, इसका मीनिंग इतना टिपिकल जाएगा ना, आप ये एग्जाम में नहीं लिखोगे। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहा था ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इटसेल्फ इज अ ड्रैकोनियन। उन्होंने कहा था कि अपने आप में ही बहुत खतरनाक चीज़ है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्रिंज करता है, जो कि हमारे संविधान में है। कभी कभी ऐसा नेसेसरी होता है कि उनको ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नाउ सी, अब आप देखोगे ना, जितने भी हमने ये स्टेटमेंट्स पढ़े हैं ना, ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल है, ये बैलेंसिंग स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी भी है और उन्होंने ये भी कहा कि ड्रैकोनियन भी है। तो अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को अपने कंक्लूजन में लिखोगे ना, इस तरह के मेंस में, दिस विल बी मोर हेल्पफुल। तो इस वाले स्टेटमेंट को रहने दो, इस वाले स्टेटमेंट को रहने दो, और जो हमारी टॉप पे थे ना, इसको भी रहने दो। कौन सी वाली नोट डाउन कर लो, ये लास्ट वाली लिख लो, शंभुनाथ शंकर वाली केस, क्योंकि बैलेंसिंग स्टेटमेंट है। अब ये आपकी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आपको करना होगा कि आपको क्या लगता है कि मेरे को सारे स्टेटमेंट याद करूँ या फिर एक ऐसा जो हर तरह के क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको यूज़ करनी होगी। कुछ इश्यूज़ भी हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के। तो एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, पुलिस भी एग्जीक्यूटिव में आ जाएगी, हमारे सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स IAS वगैरह सब एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, उनकी टायरानी देखने को मिलती है।
कभी कभी पता चलता है कि इनको बहुत हाईली तरीके से एडमिनिस्टर किया जा रहा है, रेड टेपिज्म हो रहा होता है, और इसमें जो जुडिशियल इंटरफेरेंस होता है ना, उसका स्कोप भी खत्म कर दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, क्योंकि बार बार ये क्लॉज आ जाएगा ना। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, किसी भी कोर्ट के पास जाओगे, आप किस बेसिस पे जाओगे? आप जाओगे आर्टिकल 22 के बेसिस पर। लेकिन आर्टिकल 22 में अपने आपके अंदर ऐसी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, उन्होंने कहा कि अगर कानून बना होगा तब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की टायरनी देखने को मिलती है। एक बार मेरे को स्क्रीन क्लियर करने दो, बहुत सारा काटा पीटा हो गया। हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। ये सब क्या कहते हैं? 21 तो बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की। सी आर्टिकल नंबर 21 जो है ना, जो लाइफ वाला है, राइट टू लाइफ वाला, वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समा सकती हैं। आर्टिकल 90 में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि लोग अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको भी डिटेन कर लिया जाता है। फिर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का, हर एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है समानता का। कभी कभी इसका इस्तेमाल भी किया गया है। 78% जो भी डिटेंशन के ऑर्डर आए थे ना अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें से मोस्टली जो थे ना, वो मतलब 78% तो इनकरेक्ट मिले थे। 2018 से 2020 में जितने भी केसेस आए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के, 78% गलत थे उसमें से। बैकलॉग्स है, ऑलरेडी पुराने केसेस बहुत सारे पेंडिंग है कोर्ट्स के पास, फिर नए नए मुद्दे और आते रहते हैं, तो कोर्ट्स के ऊपर एक बर्डन बनता रहता है। एडवाइजरी बोर्ड की बात अगर करते हैं, अब संविधान के अकॉर्डिंगली जो हमारा आर्टिकल 22 है, उसमें बात की गई थी कि एक बोर्ड आपको फर्दर परमिशन देगा कि 3 मंथ से बियॉन्ड का प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है कि नहीं। अब ये पावर स्टेट के पास है कि वो एग्जीक्यूटिव्स की ही कमेटी बनाएंगे, है ना। अब इस तरह की कमेटी जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर हो ही नहीं सकती है। भाई पुलिस ने ही आपको डिटेन किया, और वो अक्सर देखा जाता है कि वो किसी न किसी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से होता है, और वो कमेटी जो आपको अप्रूवल देगी फर्दर कि 3 महीने से बियॉन्ड डिटेन करना है या नहीं करना, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है वो अपने इन्फ्लुएंस वाले लोगों को उसमें ऐड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है ना। विक्टिमाइजेशन ऑफ डिटेनी, जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया है उसका विक्टिमाइजेशन होना, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी लोगों को इतना प्रेशर डाल दिया जाता है ना कि उन्हें एंड में अपने आप को थोड़ा बहुत रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने नहीं किया था, मेरी ही गलती थी। अब हमारा जो पूरा का पूरा ये संवैधानिक सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है ना, इसमें डिटेंशन के जो केसेस जितने भी आ रहे होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास एक जाहिर सी बात है कि हमारे पास ना ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग नहीं है, इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि उसके ऊपर हम लोग 100% रिलाई कर सकें। उसके बाद फिर रिट पिटिशंस का लगना, है ना, इसके कारण बहुत बार जो जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया ना, वो समाज की नज़रों में गलत हो जाता है साबित, क्योंकि समाज की नज़रों में तो यही होता है, अरे यार ये व्यक्ति बार बार इसको पुलिस डिटेन कर लेती है, तो वो तो विक्टिम बन गया ना, वो तो दोषी बन गया। तो ये इश्यूज़ होते हैं इसमें। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? भाई जो व्यक्ति जिसको डिटेन किया गया ना, उसके पास एक राइट है कंसल्ट करने का, वो एक लॉयर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इस चीज़ को थोड़ा और इफेक्टिवली एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाना चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो जजेस वगैरह हों हाई कोर्ट्स के, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि इन चीज़ों का स्पीडी ट्रायल हो एंड बहुत इफेक्टिव और फेयर डिसीजन रहे। टाइम फ्रेम के दौरान होना चाहिए। कभी कभी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जाता है ना, वो बहुत लंबा चलता होता है। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए तो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे और इस तरह के एक्ट का मिसयूज़ ना हो, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा 78% के आसपास तो गलती थे। आर्टिकल 22 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। इसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 21 है ना, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, राइट टू लाइफ वाला भी और राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंटिव डिटेंशन, दोनों को साथ लेकर के तब कोर्ट को अपना आदेश जो भी होता है, वर्डिक्ट होता है, वो देना चाहिए। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ठीक है, आप लोग इसको चेक कीजिए, पढ़िए इसको। एक न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है, नीचे उसका लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और कमेंट में भी उसका लिंक है। बाकी जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है उनके पास तो डेली उसका अपडेट आता ही रहता है। द हिंदू को ना डेली का न्यूज़ का एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पर ये चीज़ें आती रहती हैं। जैसे अभी ये UAPA के बारे में बात आई थी यहाँ पर रिसेंटली, वेयर इज़ UAPA, ये रहा, UAPA के बारे में बात आई थी और NCRB की रिपोर्ट्स के बारे में आई थी। ये सब चीज़ें ना डेली हिंदू एनालिसिस में कवर होती रहती हैं, तो अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करोगे ना तो मोस्टली डेटा आपको याद हो ही जाएगा। और वहाँ पर कभी कभी स्टैटिक का भी कंटेंट कवर होता है, एवरी 3rd-4th डे एक स्टैटिक का टॉपिक पूरा डिटेल में कवर हो जाता है। तो रेगुलर बेसिस पे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह की रिवीजन भी चलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाकर आप उस चैनल के कंटेंट को देख सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक अब है न्यूज़ इन शॉर्ट का है। सबसे पहले है गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो मैं आपको रिसेंटली बता रहा था ना कि एक न्यू चैनल स्टार्ट किया द हिंदू एनालिसिस का, वहाँ पर ये जो पूरा का पूरा गवर्नर वाला था ना,
ये कई बार आया था और हम लोगों ने इसको रिवाइज भी किया है 3-4 बार, और एक बार पूरा का पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था गवर्नर का प्लस में प्रेसिडेंट का, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कवर होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ ना उस चैनल से कवर कर लो। अभी दोबारा से रिपीट करेंगे दिसंबर के महीने में ना, डेट वाइज आपको दिख जाता है स्क्रीन के ऊपर, वो थंबनेल में दिख जाता है कौन सा टॉपिक कवर हुआ है। बाकी ये टॉपिक ऐसा कुछ है नहीं इसमें यहाँ पर कवर करने का। केरला में और इवन तमिलनाडु के अंदर भी गवर्नर का और जो सीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट होता है, उनका इशू चल रहा होता है। तो ये स्टैटिक का टॉपिक है, मैंने वहाँ कवर किया था, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ से कवर कर लेना। इसमें यहाँ एक्सप्लेन करने में वी कैन सेव आवर टाइम। रिसेंटली हुआ क्या है ना, जो 2021 के आईटी रूल्स थे ना, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। एक तो उसमें ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी, अब देखो ये भी हम लोगों ने द हिंदू एनालिसिस में कवर किया था। मतलब मोस्टली चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो यहाँ आप मंथली मैगजीन में पढ़ रहे हो ना, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पर ही आ चुकी हैं। ये भी हमने कवर किया था। तो आईटी के रूल्स आए थे 2021 में, उसके लिए कुछ अभी अमेंडमेंट किया गया था। एक तो उन्होंने ग्रीवेंस की एपेलेट कमेटी बनाई थी। ग्रीवेंस कमेटी एक चीज़ होती है, ग्रीवेंस के बाद आपने शिकायत की कि भाई मेरे को आईटी के रूल्स में ये प्रॉब्लम है, और तो आपकी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी के पास जाएगी। ग्रीवेंस कमेटी के जो फाइनल वर्डिक्ट आता है, अगर आपको उससे भी प्रॉब्लम है तो आप उसको लेकर भी अपील कर सकते हो। वही एक कमेटी बनाई गई थी अभी रिसेंटली आईटी रूल्स में। और इसमें फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है। ऑब्लिगेशन इंटरमीडियरी पर होगी। इंटरमीडियरी मतलब होता है जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे इंटरमीडियरीज हैं आईटी के मामले में, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। इनको अपनी तरफ से पहले सेफगार्ड्स क्रिएट करने होंगे, टाइम बाउंड मैनर में है। जो भी कंपनीज होंगी ना, इनको बोला गया कंप्लेन जो है यूजर्स की विदिन 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व हो, मतलब एड्रेस करनी है, और विदिन 15 डेज में उसको रिजॉल्व करना है। और अगर कोई ऐसा केस होता है किसी कंटेंट को वेबसाइट वगैरह से हटाना है, तो इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड विदिन 72 आवर्स। कंसर्न्स ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने ही क्रिटिसिज्म और डिसेंट को रोकने के लिए इस तरह के रूल्स को बना रही है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है ग्रीवेंस ऑफिसर्स को। आईटी रूल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? हमको एक अच्छा रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म चाहिए। हमारी जो फेक न्यूज़ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। बहुत सारे मलिशियस पोस्ट होते हैं जो कि कम्युनिटी में हेटेड भी स्प्रेड करते हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। सोशल मीडिया कंपनीज अपने आप से सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं, इसलिए भी ये कुछ छोटे छोटे कारण हैं। देखो इसके ऊपर पूरा का पूरा हम लोगों ने द हिंदू का एडिटोरियल कवर किया था, और ये सब मेंशन था उसमें। तो जिन्होंने वहाँ कवर किया होगा उनके लिए यहाँ पर रिवीजन हो गया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ द डेथ रो कन्विक्ट्स। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने रीआइटरेट किया था कि क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कन्विक्ट की साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन की। कन्विक्ट मतलब क्या? जो दोषी होता है उसका साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन होना, है ना, जिसको डेथ सेंटेंस दिया गया हो, जिसको मौत की सजा दी जाती है। अब ये डेथ सेंटेंस कौन दे सकता है? इसमें मर्सी पिटिशंस भी होती हैं। ये वाला टॉपिक भी हम लोगों ने उस पर हिंदू चैनल पर डिटेल में कवर किया था 2 बार। साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन जो होता है ना ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर्स बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, वो करवाना होता है। उसके बाद उनको एक्सेस टू देम बाय मिटिगेटिंग द इन्वेस्टिगेटर्स। मिटिगेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के भी प्रभाव को कम करना। अब इससे कोर्ट को क्या मिलता है ना कि उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन की होलिस्टिकल पिक्चर मिल जाती है कि भाई इस व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है, इसको डेथ सेंटेंस मिला है, एक बार इसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का क्लियर पिक्चर हमको मिल जाए। डेथ पेनल्टी जो होती है उसमें किसी भी ऑफेंडर को बाय कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एक मौत की सजा सुनाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और गवर्नर के पास कि वो पार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें सस्पेंड करना, रेमिट करना, कम्यूट भी किया जा सकता है। ये सब डिटेल में कवर किया है द हिंदू के एनालिसिस में। इसको लेकर के 2 जजमेंट्स भी थे। बच्चन सिंह का एक जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेयर से रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। मच्छी सिंह के केस में उन्होंने कहा था कि जो भी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो अगेंस्ट द मिटिगेटिंग फैक्टर्स, मतलब डेथ पेनल्टी देने से पहले ना आपको ये चेक करना होगा कि आप इसको जब डेथ पेनल्टी दोगे तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कितना फ़ायदा होगा। सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेथ पेनल्टी देने से नुकसान ज़्यादा होता है, पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। तो वी हैव टू कंसिडर एवरी साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब कंसिडर करने के बाद ही डेथ सेंटेंस देना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स है जो UIDAI है, हम लोगों ने इसके बारे में, अब देखो ये सारे के सारे टॉपिक, अभी UIDAI भी ना बिल्कुल रिसेंटली 21 नवंबर का जो वीडियो है ना द हिंदू एनालिसिस का, उसी में एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा UIDAI, और उसी को यहाँ पर आ गया। ये पूरा आधार एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, 2016 का ये एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। तो GRI जो है ना, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, DARPG जो है, ये हर महीने एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑटोनमस बॉडी की वो रैंकिंग करता है। तो रैंकिंग में ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि किसने अपने डिपार्टमेंट की शिकायतों का अच्छे से निवारण किया, उस मामले में UIDAI ने लगातार दूसरे महीने टॉप किया है। छोटा सा अपडेट था ये वाला। दैट्स इट फॉर द न्यूज़ इन शॉर्ट, छोटा सा ही कंटेंट है। और आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ना
IR वाला, उसमें शायद एक ही न्यूज़ इन शॉर्ट है मेरे हिसाब से। लेट्स सी, कवर करते हैं सब कुछ। इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा पहला टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, और ये एक रिपीटेड टॉपिक है, हम लोग ये पहले कवर कर चुके थे, बट ना आई थिंक काफ़ी महीने हो गए, ये शायद जून 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था उससे भी पहले आया था। सो इट्स टाइम कि इसको रिपीट करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने ना एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया है और एक चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो किशन गंगा और जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है उसके रिगार्डिंग में। तो पहले हम लोगों को यही जानना होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता है। फिर जानेंगे कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड इजी टॉपिक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच का है। अब ये जो पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था विद रिस्पेक्ट टू चेनाब, झेलम, इंडस वाला। तो ये मैप काफ़ी अच्छा है आपके सामने, इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। कि अब एक्सप्लेन करने का तो क्या ही है, ये आपकी इंडस है, यहाँ से दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर पहले क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। एंड इंडस है, दिस इज इस्लामाबाद पाकिस्तान में, दिस इज चेनाब, दिस इज झेलम, दिस इज रातले डैम, दिस इज रावी रिवर, ये ब्यास रिवर है, ये सतलुज रिवर है। सतलुज और इंडस जो है ना, ये दोनों तिब्बत से ओरिजिन होता है इनका। रावी, ब्यास, दिस इज किशन गंगा डैम हमारे LOC के पास में। ये पूरा जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। एंड उसके बाद देखो झेलम, चेनाब और इंडस, ये तीनों की तीनों जो रिवर्स है ना, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। एंड देन वी हैव ब्यास, रावी और सतलुज, ये जो 3 रिवर्स है ना, ये इंडिया के कंट्रोल के रिवर्स हैं, इनको हम ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। तो ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ओके, अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर हुआ था कि कुछ डिस्प्यूट चल रहा है दोनों का, रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर। किशन गंगा का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि किशन गंगा या फिर नीलम, जो कि ट्रिब्यूटरी झेलम की, इस पर 2018 में इनॉग्रेट किया गया था। अब दिस इज किशन गंगा डैम, मुझे एक बार स्क्रीन को क्लियर करना होगा। ओके, सो दिस इज किशन गंगा डैम, मैप पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। 2018 की बात है, वहाँ पर उस टाइम इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन चेनाब रिवर पर वी हैव दिस रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, दिस इज आवर रातले डैम, ये हमारी चेनाब रिवर के ऊपर है। और आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी चेनाब रिवर इधर से जाके पाकिस्तान में फिर झेलम से मिलती है, उसके बाद ये ब्यास से रावी से मिल जाती है। तो इसको लेकर के कुछ इशू चल रहा है। पाकिस्तान ने पहले वर्ल्ड बैंक को बोला था कि भैया एक एस्टेब्लिशमेंट करो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। इंडिया ने कहा था कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट एस्टेब्लिश कर दो दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। ये तो कोई डिस्प्यूट था, उसको रिजॉल्व करने के लिए था। अब हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखते हैं। 1950 में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि हम लोग आपको वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, देखो 1947 में हम लोगों का पार्टीशन हुआ तो दोनों कंट्रीज़ में था कि भाई कौन सी रिवर का पानी किस कंट्री को मिलना चाहिए। अब सारी की सारी फ्लो तो इंडिया में से कर रही है, बट जब राइपेरियन स्टेट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक राइपेरियन स्टेट बन जाता है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इंडस का पूरा रूट ही बदल दें, है ना, वो तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब करने वाली बात होगी। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम लोग मीडिएट करेंगे, आप लोग इस पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइनली 1960 के अंदर एक एग्रीमेंट बना दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एंड उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ राइट्स दिए गए थे, कुछ ऑब्लिगेशंस दिए गए थे कि इंडस वाटर के पानी को हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों इसके ट्रीटीज़ के सिग्नेचर हैं। चाइना और इस ट्रीटी से बाहर है। दो, हम लोग इंडस का जो ओरिजिन है मानते हैं चाइना की तरफ से आ रहा है, तिब्बत की साइड से। वर्ल्ड बैंक इसका थर्ड पार्टी गारंटियर है, राइट। शेयरिंग की बात करें, हम लोगों ने देख लिया ईस्टर्न रिवर्स इंडिया उसका अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है। वेस्टर्न रिवर्स दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कौन सी ईस्टर्न है, कौन सी वेस्टर्न है। इंडस, झेलम, चेनाब, ICJ, रावी, ब्यास, सतलुज, RBS। ये RBS हमारी वाली इंडिया में है, हम इनका बिना किसी रुकावट के कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी का। और इंडस, झेलम, चेनाब का आफ्टर एंटरिंग इन पाकिस्तान दे कैन यूज इट इन वट एवर वे दे वॉन्ट। तो वेस्टर्न रिवर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें चेनाब जो था वो लार्जली पाकिस्तान को दिया गया था। इंडिया ने परमिट कर दिया था उनका एग्रीकल्चर इस्तेमाल। उन्होंने कहा कि आप रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करो। इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि रन ऑफ द रिवर क्या होता है। पानी का फ्लो है, एक तो होता है कि आप पानी के फ्लो में डैम क्रिएट कर देते हो, ऑलराइट। जैसे टेहरी डैम ही हो गया, तो आपने डैम क्रिएट कर दिया, वहाँ पर एक लेक बन गया, पानी इकट्ठा हो रहा है। अब उस इकट्ठे पानी को आप अपनी मर्जी के फ्लो से तो उसको फ्लो छोड़ते हो, आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हो आप करते हो। एक होता है पानी फ्लो ही कर रहा है लगातार, आपने उसमें कोई ऐसा प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, आप उस फ्लो करते हुए पानी के अंदर जो डायनेमो वगैरह होता है वो सेटअप कर देते हो, चलते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। ये बेटर होता है एक्चुअल में। तो पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे कि इंडिया की जो है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह सेटअप कर रहा था, इसी बात को लेकर के। पाकिस्तान जनरली ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन करता रहेगा। और सलाल डैम प्रोजेक्ट है, बागलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एंड शाहपुर कांडी डैम है,
उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। परमानेंट इंडस कमीशन भी बिठाया गया था जो साल में एक बार मिलता है हर बार, ऑल्टरनेटिव, एक साल इंडिया में एक साल पाकिस्तान में। अब इसमें एक 3 टियर का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। कैसे है वो देख लेते हैं। पहली बात तो जो परमानेंट इंडस कमीशन है जो कि साल में एक बार मिलता है, उनके पास सारे के सारे सवाल, सारे डिस्प्यूट्स जाएंगे। अगर वो सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा जो सारे के सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस को हैंडल करेगा। वो भी नहीं हो पाया फिर होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि 7 मेंबर की आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा। इस चीज़ में सब में गारंटी कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। देन मूविंग अहेड कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वाटर शेयरिंग को लेकर हमारे क्या क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस वगैरह हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। एक हार्मोन डॉक्ट्रिन है कि जो भी स्टेट होता है ना, उनके पास अपने अपने वाटर रिसोर्सेज को लेकर एक सॉवरेन राइट होता है, संप्रभुता का हक होता है उनके पास। एक कैंपियन रूल्स हैं कि जो भी अंडरग्राउंड वाटर होगा ना, उस सब के अंदर आप उसका इक्विटेबल शेयर करोगे। एक हेल्सिंकी रूल्स है 1996 के वाटर का रीजनेबल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन के लिए। एक बर्लिन रूल्स है 2014 के कि जो इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन होगा ना, उसमें किसी भी तरह का आपको बेसिन के स्टेट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बेसिक चीज़ें हैं, पर आपको ना अगर इसमें यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा ना, तो मेंस में तो आप ऐसा कह सकते हो कि एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो वाटर का टॉपिक तो आता रहता है, ऑलराइट, तो GS1 में भी आ सकता है एंड 2 में इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन जैसे GS3 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में कहीं कुछ एग्जाम्पल देना होगा ना, उस तरीके से। प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आएगा, प्रीलिम्स में यूपीएससी बोलेगा कि जो कैंपियन रूल्स है ना, ये किस चीज़ के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, वाटर के हैं, स्पेस के हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हैं। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी के इश्यूज़ क्या हैं। एक तो जितना प्रपोर्शन दिया गया है ना, 80% वाटर तो पाकिस्तान कलेक्ट कर रहा है, तो ये इंडिया कहता है कि अनफेयर सेटलमेंट है। फिर जब भी कोई ऑब्जेक्शंस होता है ना पाकिस्तान के द्वारा, तो उसमें इंडिया के प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है। इंडिया कोई प्रोजेक्ट लेके जाएगा, पाकिस्तान मुद्दा उठा देगा, तो हमारे प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन में वो डिले कर देते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि जो ईस्टर्न फ्रंट है ना, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इलीगली कुछ टेररिस्ट वगैरह को भेज दिया जाता है ना। तो ट्रस्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा हो नहीं पा रहा है। सब ऑप्टिमल तरीके से डेटा शेयरिंग होती है। देखो इंडिया की तरफ से जब रिवर वाटर फ्लो कर जाता है तो बाकी सारा पाकिस्तान के पास है। अब वहाँ पर वो कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना उसको अरेबियन सी में जाने दे रहे हैं, इसका डेटा शेयर करना होता है। तो इसमें कभी कभी डिप्लोमेटिक टेंशन्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि डेटा सही से नहीं आता। जो गारंटर है वर्ल्ड बैंक जो है, इनका रोल काफ़ी लिमिटेड है एंड इस तरह के कभी कभी प्रैक्टिकल और लीगल रिस्क इसमें आते रहते हैं। फिलहाल जो हम लोगों ने 2 टॉपिक देखे थे ना, रातले डैम वाला और जो किशन गंगा वाला जो था, उसमें भी उन्होंने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को सेटअप किया था। हालांकि वर्ल्ड बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि इसमें कोई प्रेसिडेंट्स ले सके वो, बट स्टिल जो गारंटर है वो अपनी जो फुल कैपेसिटी में परफॉर्म नहीं कर पाता है। एनवायरनमेंट के सेफगार्ड्स भी लेने पड़ते हैं क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो ग्राउंड वाटर से डील करेगा। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर कैन बी अ प्रीलिम्स स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया जो है उसके ग्राउंड वाटर को भी यूज़ कर सकता है। इस्तेमाल तो हो रहा है, बट उसको लेकर के ना ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं ऐड किया गया था, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था कि मान लो जो रिवर का वाटर है उसमें कोई ना कोई ऐसे पॉल्यूटेंट मिल गया और वो ग्राउंड वाटर में चला गया और उसके कारण दोनों में से किसी भी कंट्री का नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी। ऐसा कोई प्रोविजन ऐड नहीं किया था, तो ये एक इशू है। सो क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। एक तो यूएन का वाटर कन्वेंशन है ना, उसका रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एंड एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हम लोग ट्रांस बाउंड्री के वाटर रिसोर्सेज, जो ऐसा पानी जो एक कंट्री की बाउंड्री से दूसरी कंट्री में जाता हो, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इनको लेकर के कुछ रूल्स बनाए गए हैं ना। तो ये इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है एंड इनिशियली इसको एक यूरोप ने भी इसको नेगोशिएट किया था, फिर वो बाद में यूएन के मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन हो गया था। तो अगर इसको साइन कर लेते हैं देन इट विल बी ईजी फॉर बोथ। एक ग्लोबल फोरम होना चाहिए ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के ऊपर एंड जो एक पॉलिसी मेकिंग में नीतियाँ बनाने में मदद करेगा। वैसे इंडस वाटर ट्रीटी अपने आप में एक कॉन्सिक्वेंस है नीतियों का, लेकिन देखो सो फार ना इंडस वाटर ट्रीटी जो है बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, बट बहुत बेस्ट नहीं है कि सब इसको देख करके अपनी कंट्रीज़ में एग्जाम्पल सेटअप कर लें। तो हमारे पास एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पर हम लोग ऐसे मुद्दों को उठाएं और वो ग्लोबली उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सॉल्व करें। प्रमोटिंग ओपन डेटा पॉलिसी, इंटरनेशनल जो सुपरवाइजरी बॉडीज़ होती है ना, उनको रिवर्स का डेटा शेयर किया जाना चाहिए। अब जब उनके पास डेटा जाएगा ना, तो उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ अपनी पॉलिसी मेकिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो जो राइपेरियन स्टेट्स होते हैं उनकी टेंशन भी कम हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ट्रीटी, अब इसमें ना कैनाल सिस्टम को रिपेयर करना, नए प्रोजेक्ट्स को और तेज़ी से काम कर पाना, ये सारे के सारे ना उसकी अगर इनको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाएगा ना, तो हम लोग इस तरह की ट्रीटी का फुल एग्जीक्यूशन, फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब ट्रीटी को रीनेगोशिएट भी करना चाहिए,
दोनों कंट्रीज़ ने कभी कभी जॉइंट रिसर्च भी किया है रिवर के ऊपर कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। कुछ पुराने प्रोविजंस को और स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, और कुछ नए प्रोविजंस ऐड करने की ज़रूरत है। तो क्लाइमेट प्रूफिंग की ट्रीटी में क्या प्रोविजंस हैं, क्या कुछ अगर देखें तो चलो ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला वैसे तो यहाँ पर भी मेंशन हो गया, बट अगर हम लोग विल नॉट अलाउ द रिवर सिस्टम टू डाई बाय जॉइंटली डिवाइजिंग फ्लशिंग मैकेनिज्म्स। अब फ्लशिंग मैकेनिज्म्स में क्या होता है ना कि जैसे रिवर का पानी जा रहा है तो पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान के पास बहुत सारा कंट्रोल है, इंडस का, चेनाब का, झेलम का। व्हाट दे कैन डू इसके ना, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अब ब्लॉकेजेस क्रिएट करने से क्या होगा कि रिवर का जो एक्वा सिस्टम होता है ना वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिश लाइफ जो होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है और सूखा पड़ सकता है, कुछ रीजन पर ड्राउट भी आ सकते हैं। तो उनको इस तरह की फ्लशिंग वगैरह अलाउ ना की जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से उसको जब ओपन करें और क्लोज करें वो उनको बैन कर दिया जाए उनके ऊपर। फिर एग्रीइंग ऑन द फ्लेक्सिबल वाटर एलोकेशन स्ट्रेटजीज फॉर हाई एंड लो सीजन्स। अभी ऐसा नहीं होता कि रिवर के अंदर पानी हमेशा सेम लेवल का होता है, वो बारिश के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आप गंगा में भी देखोगे तो एक सीज़न में, जैसे अप्रैल के सीज़न में पानी थोड़ा सा कम दिखेगा, जुलाई अगस्त के आसपास देखोगे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर पे, एंड उसके बाद आप अक्टूबर वाले रीजन में देखोगे तो पानी फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सीज़न के अकॉर्डिंगली हम लोगों को वाटर की एलोकेशन स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। ये सारी की सारी क्लाइमेट प्रूफ करने के लिए है। फ्लड और ड्राउट का मैनेजमेंट करना, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्लाइमेट के द्वारा इंड्यूस वाटर थ्रेट्स की, ताकि दोनों कंट्रीज शेयर्ड रिस्पॉन्स पे काम कर सके। तो इंडस वाटर ट्रीटी पर शायद कोई मीन्स का क्वेश्चन मुश्किल आए, बट प्रीलिम्स के क्वेश्चन दोबारा बन सकते हैं, खास करके इस मैप से। फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जब इंडिया पाकिस्तान का क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जाता है कि सो फार इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं है, काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। तो इससे कुछ वी कैन कंसिडर दिस एज एन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जिससे हम लोगों ने इसमें एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया हुआ है। हम लोग बाकी मुद्दों में भी जो पाकिस्तान की तरफ से हम इंडिया को जो कंप्लेन है मेजरली वो है कि जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म होता है, अपने बॉर्डर से वो टेररिस्ट को इंडिया में भेजते हैं, ये हमारे लिए एक मुद्दा बना हुआ है। तो इसको टैकल करने के लिए वी कैन कंसिडर कि डिप्लोमेटिक टेंशन रिड्यूस करें और इंडस वाटर ट्रीटी की तरह एक सक्सेसफुल मॉडल प्रेजेंट करें वर्ल्ड को। दिस वाज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। IR का हमारा सेकंड टॉपिक है इंडिया एंड अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस। तो रिसेंटली इंडिया अफ्रीका का एक डिफेंस डायलॉग हुआ था, जो कि डिफेंस एक्सपो के टाइम पर हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अब इंडिया और अफ्रीका के बारे में हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, इन दोनों के रिलेशंस क्या है, इंडिया ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जाएंगे इस डिफेंस वाले पूरे डायलॉग के ऊपर। जियोपॉलिटिकली बात करते हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी इंगेजमेंट रहा है हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, और जो अफ्रीकन स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पर न्यूट्रल तरीके से अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। और दोनों का ये शेयर्ड कंसर्न है हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर के। एंड जैसे इंडियन ओशन रीजन हो गया, यहाँ पर पायरेसी, मैरीटाइम टेररिज्म, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को एड्रेस करना, एक सिक्योर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। दोनों कंट्रीज ही चाहती हैं कि दोनों की साइड से जो कोस्टल रीजन्स हो सकते हैं वहाँ से वाइटल मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स हैं उन पर काम किया जाए, जैसे कि बब एल मंदब है, गल्फ ऑफ एडन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मोजाम्बिक चैनल है। ये सारा का सारा मैप में गिवन है। दिस इज़ द मोजाम्बिक चैनल, दिस इज़ बब एल मंदब, दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये पूरा का पूरा रीजन है, यहीं से अफ्रीकन कंट्रीज़ की एंट्री होती है मैरीटाइम के रूट से। तो ये पॉइंट्स, ये चॉक पॉइंट्स हैं बेसिकली, जहाँ पर काम किया जा सकता है, एंड इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है सेफ सी लाइन्स कम्युनिकेशन के लिए। टेररिज्म से फाइट करने के लिए वहाँ बोको हराम है, अल शबाब है, इंडिया में जैश ए मोहम्मद है, अलकायदा की तरफ से रेडिकल एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। एंड दोनों ही कंट्रीज़ इन चीज़ों के विक्टिम रह चुके हैं और दोनों ही कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इंडियन ओशन रीजन में इंटरेस्ट को और इंक्रीज़ करने के लिए चाइना ने कोशिश क्या की कि वहाँ पर मैसिव रोड्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था अफ्रीका के अंदर। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है अफ्रीकन नेशंस में। डिफेंस के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए दोनों की तरफ से हमारे जो एक्सपोर्ट थे ना वो 334% इंक्रीज़ हुए हैं पिछले 5 सालों में। इंडिया अभी 75 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है और उसमें से अफ्रीकन कंट्रीज़ भी एक पोटेंशियल मार्केट है। पीस कीपिंग मिशंस के लिए भी इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्सेज को हेल्प किया है, और पीस कीपिंग जो फोर्सेज होती है ना, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत लार्ज होता है। इंडिया ने अफ्रीका में ट्रेनिंग दी है अफ्रीकन डिफेंस के लिए, मिलिट्री को, नेवल को। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर एंटी पायरेसी के एफर्ट्स चलाए गए थे। ट्रूप्स एंड पुलिस यूनिट्स के लिए विमेन फोर्स में भी यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में इंडिया का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, 2019 के अंदर एफिनडेक्स 19 की एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें अफ्रीका इंडिया ने फील्ड ट्रेनिंग पर काम किया था।
एक डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव भी हुई थी 2020 में, वहाँ पर लखनऊ डिक्लेरेशन की बात की गई थी। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डील किया गया था। अब देखो लखनऊ डिक्लेरेशन पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है प्रीलिम्स का। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वो मोस्टली बेनिफिशियरी है इंडियन नेवी के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। वहाँ जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो हमारी जो भारतीय नौसेना है वो जाकर मदद देती है उनको। इंडिया ने बहुत सारे यूएन के पीस कीपिंग मिशंस पे काम किया, कॉन्गो, मोजाम्बिक, सोमालिया, अंगोला एटसेट्रा। बायलैटरल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो दोनों के पास बहुत सारे एमओयूज़ हैं। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर हम इनको इन शॉर्ट एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं। तो डिफेंस के कोलैबोरेशन को लेकर के दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे एमओयूज़ ऑलरेडी हैं। अब हम देखते हैं ये इंडिया और अफ्रीका का जो डिफेंस डायलॉग था ये क्या हुआ था। बेसिकली 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी और गांधी ने का जो डिक्लेरेशन था ना, ये इस चीज़ 2022 के जो डायलॉग हुआ था उसका आउटकम है। अब इसमें क्या बात की गई थी कि दोनों कंट्रीज़ अपनी कॉपरेशन, जो सहयोगिता है उसको बढ़ाएंगे, कि दोनों ही अपनी एम्पावरमेंट पे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, यानी कि दोनों ही डिफेंस फोर्सेस को और मजबूत बनाएंगे। बाकी मल्टीपल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करेंगे। कभी कभी जब आपदा वगैरह आएगी तो एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इंडिया ने एक फेलोशिप भी ऑफर की है, जो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ होते हैं उनको मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट है फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में, यहाँ पर उनको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अब आप लोग इंटर्नशिप वगैरह करते होंगे, कुछ लोग जैसे सीए वाले होते हैं उनकी आर्टिकलशिप होती है, तो फेलोशिप भी होता है। अब इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। मेजरली जो डिफेंस रिलेशन है ना दोनों कंट्रीज़ के, और जो डिफेंस डायलॉग हुए थे अभी रिसेंटली गांधीनगर में, उनका क्या इंपैक्ट होता है ना, दोनों की डिफेंस पार्टनरशिप में और मजबूत हो जाती है। फ्यूचर में एक दूसरी कंट्रीज़ पर ट्रस्ट किया जा सकता है। देखो अफ्रीका इंडिया पर ट्रस्ट करता है, इस बात में तो कोई डाउट है नहीं। नए कुछ एरियाज़ मिल जाते हैं जहाँ पर म्यूचुअली एंगेज कर सकते हैं हम लोग। साइबर सिक्योरिटी हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, ये नए कुछ फील्ड्स ओपन हो जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों कंट्रीज़ के बीच में चैलेंजेस क्या हैं। चाइना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ चाइना की इंक्रीज़ होती जा रही हैं और उनके बहुत सारे नेवल शिप विजिट्स होते रहते हैं। चाइना उनकी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आर्म्स की सेल भी करता है। लो कैपिटल एलोकेट की जाती है। हमारी जो इंडियन नेवी है ना, उनका जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ना, वो पहला जितना स्ट्रांग हुआ करता था ना, उससे थोड़ा बेटर ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर हम देखते हैं बजट की कंस्ट्रेंट को, तो वो अभी भी है। यानी कि नेवी को ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट हम उतना पैसा दे नहीं पा रहे हैं। अफ्रीका के अंदर वहाँ पर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, अब इंटरस्टेट की बात करते हैं यानी कि दो कंट्रीज़ के अंदर आपस में प्रॉब्लम्स चलती हैं। इंट्रास्टेट की बात करते हैं जैसे बोको हराम ही हो गया, वो अपने रीजन के अंदर ही खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, हथियार वाले जितने भी सब दंगे फसाद होते हैं उनमें हथियारों का इस्तेमाल होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं वहाँ पर। कितना प्रॉमिस किया गया है, कितना डिलीवर किया गया है, अब उसकी प्रॉब्लम ये आती है कैपेसिटी की कमी है। अभी आप लोग प्रिपरेशन करते हो, आप प्लान करते हो 10 घंटे का, बट एग्जीक्यूशन कितना मिलता है 4 घंटे का, 5 घंटे का। दिस इज़ लाइक गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड द डिलीवरी। ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी है, अफ्रीका में भी है, इंडिया के साथ में। तो इंडिया जो है, इंडिया का खुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पुअर रहा है कि इंडिया ने कितना कैपिटल देने की बात की थी और कितना डिलीवर किया है। मोर देन दिस, मैरीटाइम के बहुत सारे क्राइम के थ्रेट भी होते हैं, है ना। ईस्ट जो अफ्रीकन कोस्ट है ना, गल्फ ऑफ एडन में, यहाँ पर पायरेसी का बहुत खतरा रहता है। जो गल्फ ऑफ गिनी है वेस्ट अफ्रीका में, उसके बाद नाइजर डेल्टा है, ये वो रीजन है जहाँ पर पायरेसी बहुत देखने को मिलती है। कुछ म्यूचुअल बेनिफिट के एरियाज़ भी हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी उससे सफ़र करती है, इंडिया भी सफ़र करता है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, इलीगल इमिग्रेशन, दोनों कंट्रीज़, इंडिया, अफ्रीका, सारे नेशन सब सफ़र करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों आपस में सिंक्रोनाइज तरीके से काम नहीं करते। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है, तालमेल में रहना, अच्छे से हार्मनी में रहना। जो अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है वही एक्सटर्नल अफेयर्स के पास भी हो। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो दूसरी कंट्रीज़ का हमारी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट अच्छा बनेगा। फिर बहुत सारे वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स, देखो नॉन स्टेट एक्टर्स पर ना एक मेंस का क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ऐसी बहुत सारी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ हैं, विचारधाराएं हैं, जिनके कारण से परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम डिफेंस का ही है, ये टॉपिक ही हमारा पूरा डिफेंस वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो इश्यूज़ भी आइडेंटिफाई किए ना, वो डिफेंस स्पेसिफिक ही किए हैं। ध्यान देना, यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डायमेंशन को कवर नहीं किया गया है, क्योंकि टॉपिक है ही डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ का। तो हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम लोग एक पैन अफ्रीकन अप्रोच डेवलप कर सकते हैं जो कि अफ्रीका की नीड्स और प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग होगी। बायलैटरल एंगेजमेंट, दो तरफा हमारा एंगेजमेंट हो सकता है, यानी कि इंडिया ऐसा ना करे कि ओवरऑल अफ्रीका के लिए कोई प्लान बना ले। नहीं, अफ्रीका में भी डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, हर कंट्री के अकॉर्डिंगली हम उनके साथ बायलैटरल एंगेजमेंट कर सकते हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री हो गया, और साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला, इन सब के साथ प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद अफ्रीका। अब कभी कभी क्या होता है ना कि इंडिया को ना प्राइमरी ड्राइवर नहीं मानते पार्टनरशिप के अंदर,
तो हम कर सकते हैं। ट्रेड में अगर आप थोड़ा बेहतर काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे तो ट्रस्ट बन जाएगा, है ना। तो इंडिया का बहुत सारा ऐसा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं हमारे बहुत सारी अपनी एक्सपर्टीज़ को हम लोग अफ्रीका के साथ। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको टाइमली हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। कुछ नए एरियाज़ हैं कोऑपरेशन की, जैसे कि डिफेंस के एंगेजमेंट्स हो गए, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए और ज़्यादा पोटेंशियल मार्केट मिल सकता है हमको। इंडिया की डिफेंस फर्म्स हैं अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर, उसको लेकर हमें मल्टीलेटरल डिफेंस कॉपरेशन के इवेंट्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। एंड दिस इज समथिंग, जैसे डिफेंस एक्सपो ही हुआ था जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद एरो इंडिया है, इंडियन डिफेंस फर्म्स का जो और विजिबिलिटी हो जाएगी वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाएगी अफ्रीका में। देयर कैन बी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, प्रोवाइडेड कि जब मेंस का आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा 2023 में, तो उसके आसपास अगर ऐसा कोई मुद्दा उठेगा सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस को लेकर, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। फिर टॉपिक है हमारा 2.3 यूएन पीस कीपिंग मिशन। इंडिया ने रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स की बात की थी कि जो भी यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेज में ऑपरेशन चैलेंजेस आते हैं ना, उसमें कैसे रिफॉर्म लाया जा सकता है। 1948 में यूएन के पीस कीपिंग मिशन की स्टार्टिंग की गई थी। बेसिकली जो वेस्ट एशिया है ना, वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया था ताकि उस एरिया में सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेन किया जा सके। तो वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, वहाँ के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस को सब फैसिलिटेट करना, क्योंकि वो जो टाइम था ना 1948 का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का, उसके बाद से ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत सारा अनरेस्ट था। और सिंस जो कॉलोनियल एरा था वो ख़त्म भी हो रहा था उस टाइम के आसपास ही, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ना पॉलिटिकल प्रोसेस जो था ना वो ईजिली फैसिलिटेट हो नहीं पा रहा था। वहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो एरियाज़ में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस तरह के डिसीजंस लिए गए थे। तो यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना, ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज जाएंगी। तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आर्मी होती है ना, ऐसे यूएन के पास ना अपनी एक फोर्स है। उस फोर्स में ना हर जो मेंबर कंट्रीज होते हैं ना, उनकी तरफ से जो पर्सनल्स होते हैं वो आते हैं। तो मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स होते हैं वो यूएन के कमांड के अंडर सर्व करते हैं। इनको जो पैसा मिलता है ना वो यूएन के फंड से ही आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो इंटरस्टेट स्टेट्स होते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी सेपरेट आर्म्ड फोर्सेज भेज सकते हैं। टिल नाउ 71 पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजे गए हैं 1948 से लेकर अभी तक। इसमें से 12 जो है वो राइट नाउ ऑनगोइंग है, यानी कि वर्ल्ड में 12 पीस कीपिंग मिशंस अभी भी चल रहे हैं। फ़ायदा क्या होता है, कोई और एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव, सिंस कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जिसकी मेंबरशिप इस तरह ऐसे टाइम पर टेस्ट की जा सके। हायर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है। जो मिशन होता है ना, इसमें सिर्फ वर्ल्ड के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 0.4% ही खर्चा होता है। फिर कंट्रीज़ जहाँ पर एसिमेट्रिक थ्रेट्स होते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के इश्यूज राइज करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। और यूएन के मिलिट्री पर्सनल की जिम्मेदारी होती है उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इलेक्शन के टाइम सिक्योरिटी देना, पीस प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट होने देना, और जो एक्स कॉम्बेटेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, मिलिट्री पर्सनल को असिस्ट करना, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करना, सिविलियंस को और जो बाकी यूएन के पर्सनल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा भी होगा, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर कभी कभी कोई डिजीज़ स्प्रेड होती है ना, तो उधर यूएन के बहुत सारे मिशंस जाते हैं, पर्सनल जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, उनको भी जो पूरा का पूरा डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है ना, वो भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के द्वारा ही किया जाता है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं यूएन के पीस कीपिंग मिशन के। एक तो होता है कंसेंट, मतलब सहमति, एक होता है इम्पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होगा, एंड नो यूज़ ऑफ फोर्स, आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। तो जो भी मिशंस के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है ना, दोनों पार्टीज़ का एग्रीमेंट होना चाहिए, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का भी, और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, उनको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो चाहें कि हाँ ऐसा यूएन की पीस कीपिंग फोर्स आएगी तभी इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इम्पार्शियलिटी, देखो ये किसी भी एक को फेवर नहीं करेंगे, इनका एक्चुअल में काम ही वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना। तो इनका काम ये नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के इंटरेस्ट से जाएंगे। सिंस कंसेंट पहले मिल चुका है तो अब इनको इम्पार्शियलिटी के साथ उसमें पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होगा। अपनी खुद की मर्जी से कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ये लोग। फिर किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जो पूरा का पूरा कंडक्ट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके तरीके से ही सब चीज़ें एग्जीक्यूट की जाएंगी। इंटेंशन है कि वहाँ पर पीस मेंटेन रहे, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्शन फॉर पीस, A4P करके 2018 में ये कुछ म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशन जो हैं वो फ्यूचर के लिए कैसे फिट होंगे, ऐसी पीस कीपिंग फोर्स बनाने की बात की गई थी। तो इनकी 8 प्रायोरिटीज़ हैं एंड ये इसकी एक इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी भी है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कलेक्टिव कोहेरेंस बिहाइंड ए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। अगर कुछ आएगा भी ना तो एक्शन फॉर पीस आपसे ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि ये किसका होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है या फिर ये G20 का पार्ट है या फिर ये यूएन का किसका पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं, और आप मेंस में लिखना चाहोगे तो आप ये लिख सकते हो कि वी कैन कंसिडर द एक्शन फॉर पीस एज एन गाइडलाइन फॉर द फ्यूचर पीस कीपिंग मिशंस।
इस तरह का एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा। एक्शन फॉर पीस को लेकर के पूरा डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन के लिए कैपेबिलिटीज एंड माइंडसेट्स, अकाउंटेबिलिटी टू द पीस कीपर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीस कीपर्स, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के लिए कोऑपरेशन विद द होस्ट कंट्रीज, विमेन की पीस एंड सिक्योरिटी, इनोवेटिव, डेटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पीस कीपिंग। ये कीवर्ड है आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए, इनोवेटिव, डेटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को और भी 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो वो भी हैं, प्लस में 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स भी हैं, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक पोर्शन के, और नए हिंदू एनालिसिस के चैनल का लिंक भी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। उसको आराम से पढ़ लो, आराम से सैम्पल वैम्पल देख लो, तब डाउनलोड कर लेना। इंडिया के पीस कीपिंग मिशंस के बारे में देखते हैं। तो जो भी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, ये जो काउंट है ना, सेकंड और फर्स्ट, ये चेंज होता रहता है। देयर वाज अ टाइम, आई थिंक 3-4 साल पहले इंडिया फर्स्ट पे आता था, अभी चेंज हो गया है। तो इंडिया ने सबसे पहली बात कोरिया में 1950s में पार्टिसिपेशन किया था, और जो 3 इंटरनेशनल कमीशंस रहे हैं ना, वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस के, वहाँ पर इंडिया ने इन कमीशंस को सुपरविजन में लीड भी किया था। 2007 में इंडिया पहला कंट्री बन गया था जिसने ऑल विमेन कंटिजेंट भी भेजा था मिशन में। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब आपके GS2 में विमेन का जो टॉपिक होता है ना, उसके लिए यूज़फुल है। वहाँ पर एक एग्जाम्पल कहीं रिक्वायरमेंट हो तो आप पुट कर सकते हो। इंडिया पहला कंट्री था जिसने ट्रस्ट फंड में कंट्रीब्यूट किया था और सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन एंड अब्यूज़ का, जो कि 2016 में बनाया गया था। अभी तक इंडिया ने 2.5 लाख ट्रूप भेजे हैं और पर्सनल्स भेजे हैं वहाँ पर मिशंस पर, एंड इंडिया ने इसके रिफॉर्म लाने की भी बात की है। देखो, इंडिया ने ना सिर्फ पीस कीपिंग मिशंस में नहीं, इंडिया ने पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाने की बात की थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि क्या रेलेवेंस है UN के पीस कीपिंग मिशंस की इंडिया के लिए। इंडिया की अपनी कमिटमेंट है कि हम लोग, इंडिया चाहता है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, तो इसलिए इंडिया ने इस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की थी। रीजनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है। रीजनल मतलब क्या, हमारे यहाँ पर रीजनल टेररिज्म का इम्पैक्ट कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, जो पूरा का पूरा पाकिस्तान के बॉर्डर है वहाँ से आता है हमारे कंट्री में टेररिज्म। इंडियन डायस्पोरा, हमारे जो भारतीय नागरिक जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनमें एक आत्मविश्वास की धारणा स्थापित करना कि हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए हर तरह से अवेलेबल हैं। स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स बनाना, अब जिस कंट्री में इंडिया का UN पीस कीपिंग फोर्स जाएंगे तो उस कंट्री को भरोसा होगा ना इंडिया के ऊपर कि इंडिया उस कंट्री में पीस एंड स्टेबिलिटी चाहता है, तो हमको इन्वेस्टमेंट के और मौके मिलेंगे वहाँ पर, इकोनॉमिक, ट्रेड के, एनर्जी के, सोशल एंगेजमेंट्स के। गुडविल सेटअप करना उन पार्टीज़ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए ना, उनके साथ एक अच्छी, एक स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं, या फिर एक हारमोनियस रिलेशनशिप या एंगेजमेंट मैनेज करना। परमानेंट मेंबरशिप में इंडिया का क्लेम इंक्रीज होगा। जो UN का सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर अभी P5 चलता है। परमानेंट 5 US है, UK है, रशिया है, फ्रांस है और चाइना है। तो ये तीनों के जो 5 कंट्रीज है परमानेंट। अच्छा, ये परमानेंट क्यों थे? तो जिस समय UN का सिक्योरिटी काउंसिल बना था ना, उस समय इन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर थी, ये मोस्ट पावरफुल थे, तो इनको P5 बना दिया गया था। हम लोग ये टॉपिक भी कवर कर चुके हैं। तो इंडिया भी चाहता है कि उसमें इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप हो जाए। इंडिया उसके टेम्परेरी मेंबर्स में आता है। तो 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं ना वो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। और टेम्परेरी जो 10 मेंबर्स होते हैं ना, ये सर्कुलेशन में रहते हैं। कभी इंडिया हमेशा 10 में नहीं रहेगा, कभी हट जाएगा, कभी कोई और कंट्री आ जाएगा। तो इंडिया इन टेम्परेरी में तो आ चुका है, बट इंडिया चाहता है कि हमको P5 में आना चाहिए। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, जापान हो गया और ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो सब चाहती हैं कि P5 को इंक्रीज़ करके P6, 7 या फिर P10 तक लेके जाया जाए। और इंडिया ने ये भी कहा था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए P5 में, क्योंकि आप P5 को देखोगे ना, देखो US हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है, UK हो गया, फ्रांस हो गया, ये हो गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, रशिया हो गया एशियन कॉन्टिनेंट से, चाइना भी हो गया एशियन कॉन्टिनेंट से। अगर आप देखोगे तो P5 के अंदर ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई कंट्री नहीं है। इंडिया ने ये भी कहा था कि भाई अगर हमें भी ना ऐड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कम से कम अफ्रीका की तो कोई कंट्री ऐड कर लो। अच्छा, क्या इंडिया की मेंबरशिप को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिवाय चाइना के। चाइना बार बार रोक देता है, बाकी जो US है, UK है, रशिया है और फ्रांस है, ये सब अलाउ कर रहे हैं कि हाँ इंडिया को भी P5 में ऐड कर दिया जाए। तो देखते हैं, अगर इंडिया P5 में ऐड हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द मिलिट्री फोर्सेज, शोकेस ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन जनरेशन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन रिजर्व वगैरह को भी इंडिया अगर इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो इंडिया को और ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेज के प्रति अपना अवेलेबिलिटी का चांस मिलता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। देखो, जब इंडिया वहाँ जाता है किसी मिशन पर तो इंडिया को पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, फ्री में नहीं जाएगा इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ब्लू हेलमेट यूज़ किया जाता है मिलिट्री पर्सनल्स के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा हमारा इंडियन आर्मी का हेलमेट कैसा होता है, वो कैमोफ्लेज जैसा ही होता है, यानी कि या फिर बहुत डार्क जो ग्रीन होता है, उसको कुछ तो बोलते हैं उस ग्रीन कलर को, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन वो डार्क ग्रीन जैसा सा होता है, थोड़ा मेहंदी होती है ना, जो कच्ची मेहंदी होती है वैसे से कुछ कलर होता है वो।
देयर इज़ अ प्रॉपर टर्म फॉर दैट एक्चुअली उस ग्रीन के लिए। अगर आप में से किसी को पता हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो जो मिलिट्री वाला जो हेलमेट होता है ग्रीन, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली। तो उसके अलावा ये लोग स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वगैरह की सपोर्ट भी लेते हैं। एंड ठीक है, बस ब्लू कलर के हेलमेट्स होते हैं, यही हमको जानना था। एंड चैलेंजेस क्या है यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस हैं, कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नॉन इंक्लूसिव हैं। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी भी अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम कर रही होती हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सोशल लेवल पे काम कर रही होती हैं। तो उनकी जो ट्रूप्स एंड पुलिस होती है ना, उनका कोई खास रोल होता नहीं है। इवन जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भी अगर कोई डेवलपिंग कंट्री होता है ना, उनको ज़्यादा वैल्यू दी नहीं जाती है। फाइनेंस की बात करें तो कभी कभी कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेट पेमेंट होती हैं, कभी कभी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको भी होल्ड कर लिया जाता है। यूएन का जो सेक्रेटेरिएट है ना, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है नहीं कि वो पीस कीपर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके, है ना। अगर इन्होंने किसी सिविलियन को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए किसी वॉयलेंस से, तो मिलिट्री पर्सनल के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाने की पावर यूएन के सेक्रेटेरिएट के पास नहीं होती है। जो भी मिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय होती है ना यूएन के मिशंस पर, ये अपने खुद के नेशनल कमांडर और गवर्नमेंट्स के प्रति अकाउंटेबल होती हैं। कभी कभी ऐसे मिशंस भी होते हैं, जैसे यूएन का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था इंडिया और पाकिस्तान का, है ना, ये 1949 में बनाया गया था। इनका काम था इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर, यानी कि जो एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे ना, उसको सीज करने के लिए। तो कहते हैं कि इसमें यूएन के ना बहुत सारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। ये मिशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर यूएन को बीच में एंगेज कराने के लिए बोला जाए। कभी कभी जैसे शिमला एग्रीमेंट होता 1972 का, जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया गया था, और उसमें भी पता चला था कि इसकी रेलेवेंस कुछ खास थी नहीं, इसको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर वो पैसा बचाया जा सकता था। तो ये तो हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस। ऑपरेशन चैलेंजेस की बात करते हैं। कभी कभी ना जैसे 1990s का जो सोमालिया और रवांडा का मिशन था ना, उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई थी, वो मिशन फेल हो गया था अपने आप में। तो पीस कीपिंग फोर्स का ना कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी राइज होने लगता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे मिशंस में अपने आप पीस इस्टेब्लिश करने में मदद की थी। तो अब वो जो यूनिट, मतलब ये जो ग्रुप्स आ रहे होते हैं, उनके सामने फिर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है ना। सेफ्टी इशूज़ जो इनके अपने खुद के होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं, कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो अटैक भी कर देते हैं। तो कुछ अलग तरीके के ऑपरेशन चैलेंजेस हैं जो हर जगह देखने को मिलेंगे। दिस आर फ्यू थिंग्स जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को फेस करनी पड़ती हैं। अब हमारा जो टॉपिक वॉज अबाउट इंडिया ट्राइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, है ना। इंडिया रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहा है और ऑपरेशन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने इशू देखा था ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का। डेवलपिंग कंट्रीज डिसीजन नहीं बना पाती हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज का डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज किया जाए। क्लियर और रियलिस्टिक मैंडेट होने चाहिए। हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि यूएन के भी जो चैलेंजेस में देखा था, यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस के बहुत सारे ऐसे मिशंस होते हैं जहाँ पर उनको अननेसेसरी भेज दिया जाता है। तो कुछ रियलिस्टिक मैंडेट होना चाहिए इनका, है ना, जो इनके रिसोर्सेज को मैच भी करें। कभी कभी ऐसा देखा गया कि ऐसे मिशन पर भेज दी गई जहाँ पर इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं थी, और कभी कभी ऐसा देखा गया कि ये ज़्यादा मतलब ओवर एलिजिबल होता है ना। कभी कभी जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति एमबीए कर लेता है ना, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया, और उसके बाद फिर अप्लाई करता है क्लैरिकल पोस्ट के लिए। तो एमबीए करना ठीक है, क्लैरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना ठीक है, लेकिन द पर्सन हु हैज़ डन द एमबीए, वो जब क्लैरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं कि आप ओवर एलिजिबल हो, है ना। तो आपकी जो क्वालिफिकेशंस है ना, यू आर ओवर क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। कभी कभी यूएन एससी के साथ भी ऐसा, ये यूएन के पीस कीपिंग फोर्स के साथ भी ऐसा होता है। कुछ लोकेशंस पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बट इनको भेज दिया जाता है, और कुछ लोकेशन पर इनकी रिक्वायरमेंट होती तब भी इनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं हो पाती, कैपेसिटी कम होती है। प्रूडेंट डिप्लॉयमेंट एंड इनको प्रूडेंटली डिप्लॉय किया जाना चाहिए। प्रूडेंटली मतलब कि थोड़ा प्रैक्टिकल मैनर में सोच समझ के। मिशन को एसेस करना बहुत ज़रूरी है, कितने कंपोनेंट्स होंगे, कितनी कैसे मिलिट्री होगी, कैसे सिविलियंस हैं वहाँ पर, किसकी लीडरशिप चाहिए, पूरे मिशन को एवेल्युएट करना। रीजनल अप्रोच होना चाहिए। अब रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि जिस रीजन में उनको भेजा जा रहा है ना, उनकी तरफ से क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब कभी कभी सीज फायर को मॉनिटर भी करना पड़ता है ना। पीस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। पीस अकॉर्ड तो बनवा देती है यूएन की पीस कीपिंग फोर्स, शांति बना देगी और एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, फ्रेमवर्क बना देंगे, लेकिन उसको असिस्ट करना ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाने के बाद रीबिल्डिंग में सपोर्ट किया जा सकता है। एक एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रॉम देयर वेरी इंसेप्शन, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक की पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब इस वाले चीज़ को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। पूरे मिशन का असेसमेंट करना, उसमें ये भी ऐड करना कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। होस्ट के साथ कोऑपरेशन करना, जिस कंट्री में जा रहे हो उनके साथ एक अच्छा ट्रस्ट मेंटेन करके रखना अपनी लीडरशिप के साथ। और सेफ्टी, जो पीस कीपर्स होते हैं उनकी खुद की सेफ्टी भी ज़रूरी है।
सिक्योरिटी ऑफ सिविलियंस, ऐसा ना हो कि पीस कीपिंग वाले जो होते हैं वो सिविलियंस को जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं. सी दे आर बीइंग डिप्लॉयड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिविलियंस इन टू अ होस्ट कंट्री ना. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है. आजकल के टाइम में बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस को ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो थर्मल कैमराज होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मिशन को एसेस करना और ईजी हो जाए. अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है. मेंस में क्वेश्चन बन सकता है यूएन के पीस कीपिंग का. बट इंडिया, और देखो इंडिया ने रिफॉर्म की बात की, यूएन में रिफॉर्म की बात की, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात की इंडिया ने, और इंडिया यहाँ पर भी रिफॉर्म की बात कर रहा है. तो मे बी मेंस का कोई क्वेश्चन यूएन के आसपास घूम फिर के बन जाए, उसके लिए कंटेंट यहाँ से आपको मिल सकता है. टॉपिक नंबर 2.4 है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और टॉपिक नंबर 2.5 है हमारे पास इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल के बारे में. ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है ना, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मैं आपको बता देता हूँ आपको टॉपिक कहाँ मिलेंगे. देखो मैंने आपको बताया कि एक नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो फॉर द प्रमोशन पर्पज़ मैं ये 2 टॉपिक जो है वो उस चैनल पर एक्सप्लेन कर दूँगा. बता देता हूँ, 22 नवंबर की वीडियो में आप देखोगे ना जाकर के चैनल पर, हर वीडियो के थंबनेल में आपको डेट मिल जाएगी और टॉपिक्स भी दिख जाते हैं उसमें थंबनेल में. 22 नवंबर वाले में आपको FATF मिल जाएगा और 23 नवंबर वाले में आपको इंटरपोल दिख जाएगा. मैं ऐसा हमेशा नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा. बस ये अक्टूबर मंथ के कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं नए वाले चैनल पर एक्सप्लेन करूँगा. ये प्रमोशन पर्पज़ से ही कर रहा हूँ और इंटेंशनली किया जा रहा है. तो आप 22 नवंबर की वीडियो में और 23 में 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा, आप इनको प्लीज़ वहाँ से कवर कर लीजिएगा. एंड हिंदू एनालिसिस होता है, उसमें ये मोस्टली टॉपिक रिपीट होंगे बैक टू बैक. तो अगर आप वहाँ रेगुलरली देखना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. ये है नॉर्ड स्ट्रीम वाला. UNEP, यूएन का जो नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, उन्होंने कहा था कि जो लीकेज हुआ ना मीथेन गैस का, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम का जो वो पाइपलाइन था ना नेचुरल गैस का, वो टूट गया था. तो उन्होंने कहा था कि अभी तक का सिंगल बिगेस्ट रिलीज़ हुआ था. तो ये है क्या, ये एक गैस है बेसिकली जो जर्मनी से रशिया का है. आप देखोगे जर्मनी का ये रहा एंड दिस इज ये रशिया वाला पार्ट है. तो ये गैस पाइपलाइन है. ऑलराइट, ये तकरीबन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 है. ये एक है कुछ 1224 किलोमीटर की और दूसरी है कुछ 1200 किलोमीटर की. ऑलराइट, तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है ये वाइबॉर्ग में जाती है, जो कि मतलब रशिया में, जर्मनी के लुम्बिन से. और जो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ना, ये जाती है उस्त-लुगा में, रशिया में. तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का क्या है ना, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना. 1200 किलोमीटर की है और 11 बिलियन के आसपास तक का अंडर वाटर लिंक है. शॉर्टेस्ट है, इकोनॉमिकल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूट बनाया गया था रशिया को गैस एक्सपोर्ट करने के लिए, जर्मनी और रशिया के बीच में. एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूरोप को. ये हाईली रिलायबल सप्लाई चेन है. और यूएस के जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है वो जिस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, उस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि रशिया से गैस ले ली जाए. रीजन में स्टेबिलिटी रहती है, सिंस दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड होता है तो दोनों कंट्रीज़ कोशिश करती हैं एक दूसरे के साथ में किसी और मुद्दे के ऊपर कोई बहस ना छिड़े. मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है. मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4. तो अभी तक एटमॉस्फेयर में पिछले 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुई है मीथेन. एंड जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, उसका मोर देन ए क्वार्टर यानी कि 1/4 से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना हमारे पूरे ग्लोबल वार्मिंग में, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज कर रहा है उसमें मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है 1/4 से ज़्यादा वो मीथेन का रहा है. तो यहाँ पर हमारा IR वाला टॉपिक भी खत्म होता है. ये 2 प्लीज़ आप लोग हिंदू एनालिसिस वाले चैनल पर देख लेना, वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोस पोस्ट होती रहती हैं. वहाँ पर चीज़ें रिपीट ज़्यादा होती हैं, तो आपको कुछ नोट्स भी बनाने नहीं पड़ेंगे. आपका मोस्टली करंट अफेयर ऐसे सुन करके न्यूज़पेपर को बार बार टॉपिक को रिपीट करके कवर हो जाएगा.